नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश में 20 से अधिक जगहों पर एनआईए का छापा। हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों में अवैध हथियारों से जुड़ी तस्करी के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल पर जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी नई अवधारणा। आज से शुरू होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम समझौते की उम्मीद। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पुतिन। आज भारतीय नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है नौसेना। पीएम ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ मनाई दिवाली को भी किया याद। और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को कई चीतों का घर होने पर गर्व। चीता मित्रों के साथ काम को भी की सराहना। तो सबसे पहले आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा दें। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, देश में एनआईए का छापा पड़ा है। देश भर में एनआईए ने 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। इस समय की बड़ी खबर से हम आपको सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, 20 से अधिक जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है और यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में अलग अलग जगहों पर जारी है। हथियार की तस्करी से जुड़ा है यह मामला और एनआईए 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर रहा है और गैर कानूनी हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ यह मामला बिहार और यूपी में एक्शन में है एनआईए और खंगाले जा रहे दस्तावेज। अधिकारियों ने बताया है कि हरियाणा और बिहार में 22 जगहों पर तलाशी जारी है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में 20 से अधिक जगहों पर, 22 जगहों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कागजों की छानबीन की जा रही है। हथियारों से की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला, अवैध हथियारों की तस्करी का मामला सामने आया है, जिस पर एनआईए ने देश भर में छापेमारी की है। 22 जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में यह छापेमारी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, देश भर में एनआईए का छापा जारी है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर ये मामला है और एनआईए इसमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यूपी है, बिहार है और इसके अलावा हरियाणा के कई सारे इलाके हैं। एनआईए को ये इनपुट मिला था कि जो गैंगस्टर हैं वो बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई करते हैं। दिल्ली बम ब्लास्ट में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि हथियारों की जो तस्करी है वो कहीं ना कहीं गैंगस्टरों के माध्यम से की जा रही है। इससे पहले पटना में भी एक केस रजिस्टर्ड हुआ था और एनआईए ने जब छापेमारी की कार्रवाई करी थी तो बड़े पैमाने पर अवैध जो हथियार हैं वो भी बरामद किए थे। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की थी और ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की थी और बड़े पैमाने पर उनकी जो तस्करी है उसकी खबर आ रही थी। तो एनआईए को इनपुट मिला, उसी इनपुट को पुख्ता करते हुए एनआईए 22 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई है वो कर रही है। एनआईए का ये कहना है कि उन्हें डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा दस्तावेज मिले हैं और ये पता लग पाया है कि किस तरीके से हवाला के थ्रू पैसे का लेन देन किया जाता था, उससे अवैध जो हथियार हैं वो खरीदे जाते थे और उन अवैध हथियारों को गैंगस्टरों को सप्लाई की जाती थी, छोटे मोटे बदमाशों को सप्लाई की जाती थी और आतंकवादी संगठनों तक भी उस सप्लाई से इनकार नहीं किया जा सकता।
तो अब बड़ी कार्रवाई एनआईए कर रही है, 22 जगह पर छापे मार रही है। जी नीरज, कुछ बातें जहन में आती हैं, क्या कोई किंगपिन है इस पूरी अवैध हथियारों की सप्लाई का? कौन से मामले ऐसे रहे हैं, ये कहा जाए कि कुछ क्या घटनाक्रम या ऐसे वारदातें भी जुड़ी रही हैं जिनसे ये चीजें, ये जो तार है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है? कुछ और जानकारी हासिल हो पाई है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल आपने देखा है कि पंजाब में भी कई घटनाएं हुई थी और जिनमें गैंगस्टरों ने कई सारे लोगों को धमकियां दी थी, उनके घरों के आगे गोलीबारी भी करी थी, कई लोगों के मर्डर भी किए थे। सिद्धू मूसेवाला की भी घटना हमको याद है कि किस तरीके से गैंगस्टरों ने उसको अंजाम दिया था और खालिस्तानी आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे। इससे अलावा हरियाणा के भी कई सारे इलाके थे जहां पर गैंगस्टरों ने बड़े पैमाने पर लोगों से अवैध तरीके से जो उगाई है वो करी थी, उनको धमकियां दी थी, उनके ऊपर फायरिंग की थी। इसी तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कई सारे मामले सामने आए थे और उन्हीं मामलों को देखते हुए एनआईए के पास ये इनपुट था कि एक बड़ा गठजोड़ है इन अवैध हथियारों की तस्करी का। पंजाब में, इसके अलावा हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर उसकी जो खेप है वो पहुंचाई जा रही है। यही कारण है कि इन विशेष इनपुट के साथ एनआईए इस कार्रवाई को कर रही है। एनआईए को डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, पैसे का किस तरीके से लेन देन किया जा रहा था इन अवैध हथियारों की खरीद के लिए, वो जानकारी एनआईए को मिली है। एनआईए को ये भी पता लगा है कि दिल्ली के भी कुछ इलाकों में अवैध हथियारों की जो तस्करी है वो की गई थी और कुछ गैंगस्टरों तक उन अवैध हथियारों को पहुंचाया भी गया था। तो ये तमाम इनपुट एनआईए के पास हैं। कुछ लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है और सुबह से ही उनसे जो पूछताछ का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। एनआईए का ये कहना है कि अभी 22 जगह पर ये रेड चल रही है, इस रेड को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। कुछ दूसरे स्टेट, जैसे जैसे इनपुट मिलेगा, दूसरे स्टेटों को भी इस रेड में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एनआईए का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है और ये तमाम साक्ष्य मौजूद है कि किस तरीके से गैंगस्टर इस अवैध हथियारों के खेल में शामिल थे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी संगठनों के इशारे पर यह खेल हो रहा हो। जी, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें जुड़े हुए हों। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप इस खबर को ट्रैक करते रहें, हम आपके पास और जानकारी के लिए वापस आएंगे। नीरज, बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे ईडी शिलांग सब जोन में मेघालय के तुरा में गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में 5 जगहों पर सर्च और ऑपरेशन किया, ईडी ने किया। मुख्य आरोपी बोस्टन सी माराक, इस्माइल माराक, कुबोन संगमा और निक्सेंग संगमा शामिल हैं। इस ऑपरेशन में आरोपियों से जुड़ी 5 जगहों पर तलाशी ली गई है। यह मामला GHADC के तहत आंसंग निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित फंड के गलत इस्तेमाल और विकास कार्यों को पूरा न करने से संबंधित है। कुल 28 करोड़ 26 लाख रुपए के आवंटन में से समिति के सदस्यों ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर तय नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ जाकर फंड को डाइवर्ट किया और उसका गलत इस्तेमाल किया। खासतौर पर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्वीकृत फंड का 60% हिस्सा ठेकेदारों कुवोन संगमा और निक्सेंग संगमा को नियमों और प्रावधानों के खिलाफ जाकर एडवांस के तौर पर जारी कर दिया गया। इस्माइल माराक के निर्देश पर उनके नाम पर कई बार चेक जारी किए गए, कई चेक दरअसल जारी किए गए और इसके बाद कुवोन संगमा ने पूरी रकम निकाल ली और इस्माइल माराक को दे दी, जबकि निक्सेंग संगमा ने अपना हिस्सा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था। आगे की जांच जारी है। और अब संसद की कार्रवाई की बात करते हैं। लोकसभा में आज एक ऐसे विधेयक पर चर्चा होगी जो पान मसाला और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित की गई अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर यानी सेस लगाने का प्रस्ताव करता है। इस बिल का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल पर चर्चा के दौरान इसके प्रमुख प्रावधानों, इसके वित्तीय प्रभाव और इस सेस से जुटाए जाने वाले राजस्व के उपयोग की रूपरेखा पेश करेंगी। सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को सदन से पारित करा ले जाए
और इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आज सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसमें श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी रिपोर्ट्स शामिल होंगी। वहीं राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इन प्रतिवेदनों में मंत्रालयों के कार्य निष्पादन, योजनाओं की प्रगति, बजटीय आवंटन के उपयोग, नीतिगत कार्यान्वयन और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की उनका आकलन शामिल है। और एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज अहम बैठक बुलाई गई है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में इस बैठक में समिति के सदस्य, विशेषज्ञों के पैनल के साथ आगे की चर्चा होगी। संयुक्त संसदीय समिति की यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस बार की बैठक में राष्ट्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन आयोग के सदस्य एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की व्यवहार्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक वैधता पर अपने सुझाव रखेंगे। दोपहर 3 बजे संसद भवन परिसर में जेपीसी की यह अहम बैठक होगी। और एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल पर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद समिति ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कई अहम बिंदु हैं। आज जेपीसी की बैठक से पहले रायपुर में पूर्व राष्ट्रपति ने एक बार फिर इस बारे में बात की और कहा कि अगर ये नई अवधारणा देश में लागू होती है तो देश के विकास में ये गेम चेंजर साबित होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट हमारी समिति ने, जो हाई लेवल कमेटी थी, उसने राष्ट्रपति जी को सौंप दी थी। उसके पश्चात सरकार ने उसके आधार पर 2 बिल तैयार किए, लोकसभा में पेश किए 2024 में, और वो अभी दोनों बिल जो हैं वो गए हुए हैं जेपीसी के पास। जेपीसी उसको एग्जामिन कर रही है। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि अगर ये अवधारणा लागू हो जाती है देश में तो मुझे लगता है इट विल प्रूव टू बी ए गेम चेंजर भारत के विकास के लिए। तो एक देश एक चुनाव बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है और इससे जुड़े मामले पर अभी तक क्या कुछ हुआ है, इस पर एक नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये दरअसल किस तरह से इसको संभव बनाने की कोशिश की जा रही है। संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 12 दिसंबर को कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी मिली है। 12 दिसंबर को कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी मिली। एक देश एक चुनाव से जुड़ा हुआ विधेयक जो था, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना है। इस विधेयक के तहत ये बताया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके साथ ही चुनाव सुधार की दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये सरकार का दावा है और बार बार इस बारे में तमाम सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से इससे बहुत सारा न सिर्फ धन की बचत होगी बल्कि दूसरी चीज़ों पर भी इसमें फायदा होगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। कोविंद समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति को इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप दी थी और उसमें तमाम उन्होंने प्रस्ताव भी किए थे। 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट कोविंद समिति ने तैयार की थी। तो इस पर जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। समाज के तमाम वर्गों से, विधि विशेषज्ञों से और तमाम दूसरे वर्गों से उन्होंने बातचीत की थी। वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति के पास ये मामला है, जेपीसी के पास ये मामला है। जेपीसी की आज बैठक भी है शाम 3 बजे और जेपीसी की अध्यक्षता पीपी चौधरी कर रहे हैं। और इस जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुल 39 सदस्य शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक देश एक चुनाव और जेपीसी की बैठक, इससे पहले भी काफी इसको हाई प्रोफाइल ये कहा जाए या काफी राजनीतिक तूल भी दिया गया था इस मामले को। कैसे देखते हैं, क्या कुछ हो रहा है इसमें और आज की बैठक के संदर्भ में क्या जानकारी है? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट की और उसने सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की थी
सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षकारों के राय के बाद वो रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद सरकार बिल लेकर आई, विचार विमर्श के बाद कैबिनेट में मंजूरी हुई और ये बिल सदन के पटल पर रखा गया। और जब ये हुआ कि एक ऐसा विषय है जिसको और विचार विमर्श की जरूरत है, संसदीय समिति को भेजा जाने की जरूरत है, तो फिर दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति जेपीसी का गठन हुआ पीपी चौधरी की अगुवाई में, और वो समिति इस पर विचार कर रही है। इससे पहले भी कुछ बैठकें हुई हैं। अब आज जो बैठक होनी है उसमें जो विधि आयोग है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी राय जानी जाएगी कि उनका क्या कहना है एक देश एक चुनाव की अवधारणा को लेकर, वो कितना इस पर एक तरह से आगे बढ़ने को लेकर क्या राय है। उसके बाद 2 वरिष्ठ वकील हैं जिसमें कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सांसद भी आप जानते हैं कि बहुत वरिष्ठ वकील के तौर पर उनकी पहचान है, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि उनकी क्या राय है। और चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी जेपीसी राय लेगी। तो दरअसल राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, विधि आयोग और संविधान विशेषज्ञ और जो प्रतिष्ठित वकील हैं, इन सभी पक्षकारों से एक एक करके राय ली जा रही है। तो आज जो दोपहर बाद बैठक होनी है उसमें विधि आयोग के प्रतिनिधि और वरिष्ठ वकील, हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, उनसे राय ली जानी है। तो निश्चित तौर पर इसमें मंथन होगा, अलग अलग जो सदस्य हैं वो इस पर राय पूछेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी एक और बैठक अगले हफ्ते के बाद होनी है। यानी इसी सत्र के खत्म होने से पहले हम वो एक और बैठक देखेंगे एक देश एक चुनाव को लेकर। तो काफ़ी तेज़ी से जेपीसी में बैठक के जरिए इस पर सभी स्टेक होल्डर्स जो है उनकी राय जानी जा रही है। क्योंकि इस कमेटी को जब गठन हुआ था तभी बहुत सारे तथ्य सामने आए थे कि कैसे एक देश एक चुनाव से फायदा होगा, कैसे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, कैसे बार बार चुनाव कराने से जो खर्च है उससे बचा जा सकेगा, कैसे प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल बार बार चुनाव में देखते हैं कि गवर्नेंस पर कम होता है, तो इसलिए गवर्नेंस कैसे बेहतर होगा। इन सब पहलुओं पर चर्चा हो ही रही है। तो अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स से उनकी राय जानी जा रही है कि उनका क्या कहना है एक देश एक चुनाव को लेकर। देखिए, जो मूल अवधारणा आई थी उसमें यह था कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए और साथ ही साथ नगर पालिकाओं के और जिला जो पंचायत के चुनाव है, ब्लॉक जिला, वो एक साथ कराया जाए। लेकिन समिति ने यह पाया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए और उसके कुछ समय बाद एक नियत समय में जो महानगर पालिकाओं के चुनाव है या फिर वो इनका समय 3 महीने का, उसमें वो करा लिया जाए। यानी कि एक नियत समय में जो सभी प्रमुख चुनाव होते हैं लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिकाओं के या फिर पंचायतों के, उनको संपन्न करा लिया जाए। तो इससे होगा क्या कि एक बहुत बड़ा समय बचेगा। ये एक आम राय है। लेकिन आज जेपीसी में हमने देखा होगा कि जब विधि आयोग के जो प्रतिनिधि आएंगे वो क्या टिप्पणी करते हैं, वो क्या सिफारिश करते हैं, क्योंकि इसमें तमाम कानूनी पहलू भी हैं। हम जानते हैं कि कुछ मामलों में संविधान संशोधन की जरूरत भी होगी। चलें, ठीक है शैलेंद्र, दरअसल ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे कि किस तरह से कानून बनाने की दिशा में ये आगे बढ़ेगा। जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, फिर आगे संसद में कैसे बढ़ा जाएगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल जब इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें जो उल्लेख है कि 47 राजनीतिक दलों से इसमें बातचीत की गई, जिसमें 32 इसके फेवर में थे और 15 और खासतौर से जिनमें रीजनल पार्टीज हैं वो इसके विरोध में है। कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है और आपने बताया कि अगर आप दलों की संख्या के लिहाज से देखें तो बहुमत एक देश एक चुनाव के साथ है। अब बात आती है कि कानूनी बदलाव क्या करना होगा। पहली बात तो है कि ये सवाल आया है कि अगर किसी विधानसभा में अल्पमत होता है सरकार का और वो विधानसभा भंग होती है तो बाकी बचे समय के लिए क्या होगा, या फिर लोकसभा में ऐसी स्थिति आती है कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। हम जानते हैं कि आज के समय में क्या होता है कि कोई सांसद अगर उसका निधन हो जाए या फिर वो इस्तीफा दे दे तो उस सीट पर नियत समय में 6 महीने में चुनाव हो जाता है, अगर कार्यकाल 6 महीने से कम नहीं बचा है तो अगर किसी विधानसभा में सरकार गिर जाती है तो फिर विधानसभा भंग हो जाती है
तो बाकी बचे समय के लिए चुनाव कराया जाए, यानी जिससे कि आगे जब चुनाव होगा पूरे देश में तो साथ में चुनाव हो सके। उदाहरण के तौर पर मानिए कि किसी राज्य में सरकार गिर जाती है और 2 साल का कार्यकाल बचता है 5 साल में, तो उस 2 साल के लिए चुनाव कराकर उसे 5 साल पूरा किया जाए। ये बात आपकी आ गई। दरअसल मैं ये समझना चाह रहा था कि कैसे बढ़ेंगे इस पर कानून बनाने के लिए। जी, मैं उसी पर आ रहा था। तो अब इसके लिए जरूरी है कि पहले एक विधेयक जो संसद में आया है, जेपीसी की रिपोर्ट उस पर आए, उस रिपोर्ट को मंजूरी हो, उसकी सिफारिशें जो सरकार मानना चाहे माने, उसके बाद उस संशोधित बिल को सदन से, दोनों सदनों से पारित करा जाए, तो वो एक काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि राज्यों से जुड़ा मामला है तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको राज्यों को स्वीकार करना होगा। तो वहां पर आकर ये कहा जाता है कि जब राज्यों से जुड़े कोई प्रावधान में संशोधन की बात होती है तो संविधान संशोधन की बात की जाती है। यानी कुछ राज्यों में कई मामलों में 50% से ज्यादा राज्यों को वो स्वीकार करना होता है। यानी उस एक देश एक चुनाव की अवधारणा को उनकी अपनी विधानसभा में स्वीकार करना होगा। ये एक तर्क दिया जा रहा है। पहली बात है संविधान संशोधन है, तो एक बड़े बहुमत से जो संविधान संशोधन बिल पारित करने की जो आप जानते हैं कि नियम है लोकसभा, उस पर आपको उस बहुमत से पास होना होगा। और उसके बाद राज्यों में तो कुछ प्रावधान, उसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, वो साधारण एक तरह से बिल पारित होने के बाद ही लागू हो जाएंगे। लेकिन 2 अहम प्रावधानों में बदलाव की जरूरत होगी, संशोधन की जरूरत होगी। इसीलिए संविधान संशोधन बिल के रूप में दरअसल इसी चीज के लिए मैं चाहता था कि आप इसको थोड़ा विस्तार दें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित तमाम जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए गुरुवार से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है।
राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा, और किन मायनों में महत्वपूर्ण है, क्या है इसके मायने, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद है। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक, जाहिर तौर पर इसके तहत बात होगी, लेकिन जब रूस के साथ रिश्तों की बात आती है और भारत के एक चिर परिचित पुराने मित्र की बात आती है, कैसे देखते हैं इस जो बदलता हुआ जियोपॉलिटिक्स है उसमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा, कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, अगर 1947 में जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से अगर पूरा भारत का इतिहास और भारत रूस संबंधों का इतिहास देखेंगे तो दुनिया में कई चीजें बदली हैं, लेकिन भारत और रूस के संबंध नहीं बदले हैं। भारत और रूस के संबंधों में जो एक विश्वास का जो एक तत्व है वो लगातार बना रहा है और कई बार तो कहे कि लगातार बढ़ता रहा है। जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आई तो रूस बिल्कुल सामने खड़ा रहा, रूस भारत के साथ खड़ा रहा, चाहे वो बांग्लादेश की आजादी, भारत पाकिस्तान युद्ध हो, जिस समय भी भारत को जरूरत हुई, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने वीटो भी कई बार भारत के पक्ष में उपयोग किया। तो यह जो रूस है, यह रूस बहुत ही जाना पहचाना मित्र है और जब भी दुनिया के कई देश अपने संबंधों को रीसेट करते हैं, बार बार बदलते हैं, लेकिन रूस अपने संबंधों को रीसेट भारत के मसले पर कभी नहीं बदला। हालांकि भारत और रूस और चीन के बीच में संबंधों में कई बार उथल पुथल हुई है, लेकिन भारत और रूस के संबंधों में कोई उथल पुथल नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब जब 23वां शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन, तो निश्चित तौर पे यह एक ऐसी घड़ी है जबकि अमेरिका अपने संबंधों को रीसेट कर रहा है। आज अमेरिका जो है, पुराने कह सकते हैं कि 15 साल से जो अमेरिका के जिस देश के साथ संबंध थे उस देश के साथ संबंधों को बढ़ा रहा था, जहां से चुनौतियां थी उन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए अलायंस बना रहा था। लेकिन आज जो है वो लगता है कि अमेरिका अपने संबंधों को फिर से रीसेट कर रहा है। लेकिन ऐसे रीसेट की स्थिति में भारत और रूस भी जो है वो संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि उस रीसेट में भारत और रूस को कोई क्षति न पहुंचे। और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से ज्यादा समय से हो गए संघर्ष में है और इस संघर्ष के बारे में लगातार रूस यह कहता रहा है कि ये जो संघर्ष है यह संघर्ष नेटो के उकसावे की वजह से हुआ है। यूक्रेन ने 2014 में जब वहां की चुनी हुई सरकार थी वहां से भगवा दिया और उसके बाद नेटो के कार्रवाइयों के तहत वहां रूस में असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हुई, इसके चलते ये स्थिति पैदा हुई है। और आज वह स्थिति है कि भारत कोशिश कर रहा है कि इस मसले का कोई शांतिपूर्ण हल निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुतिन से मिले थे तो उस समय उन्होंने बोला था कि यह युद्ध का समय नहीं है और आज उसी लाइन पे कह सकते हैं कि दुनिया के सभी, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उसी लाइन पे चल रहे हैं। ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध रोकने की कोशिश हो रही है, सीज फायर को और अस्थायी बनाने की कोशिश हो रही है और उन तत्वों और घटकों को खत्म करने की कोशिश हो रही है जिसके चलते रूस और यूक्रेन के बीच में यह संघर्ष हुआ है। तो आज इस चुनौतियों के साथ जो प्रयास तरह तरह के चल रहे हैं, उन प्रयासों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत है वो इस मसले पर भी काफी अहम होगी। पुतिन अपनी तरफ से एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देंगे, अपना असेसमेंट शेयर करेंगे, क्योंकि इस बीच में वो अलास्का भी गए थे, ट्रंप से भी उनकी बात हुई थी। ट्रंप का डेलीगेशन अभी 3 दिन पहले विक्टोफ के नेतृत्व में आया था
जिसमें कि जारेद कुशनर जो ट्रम्प के दामाद हैं वो भी वहां गए थे। तो इन सारे बातों की चर्चा संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, ताकि जो है कि दुनिया में जो व्यापार को बाधा हो रही है और दुनिया में जो एक दो ध्रुव लगातार बनते जा रहे हैं, उन ध्रुवों को मिलाकर जो बहुध्रुवीय है दुनिया है उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। एक विषय तो आप ये जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिकी टैरिफ और रूस के साथ भारत का तेल खरीदने का ये सारा प्रोसेस है, ये भी क्या जो वार्ता होगी, बातचीत होगी, उसमें भी ये विशेष स्थान रखेगा? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया है, भारत के एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, जो कि कुल टैरिफ अब 50% है और भारत से निर्यात होने वाले सारे सामान पे वो लग रहा है, तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति है। और उस चैलेंजिंग स्थिति में जो ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से आप जो तेल खरीद रहे हैं उसकी वजह से है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि अमेरिका की जो नीतियां कई बार रही हैं वो एक तरफा रही हैं। अपनी जरूरतों को, अपने ईगो को वो समझता है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के ईगो और दुनिया के अन्य देशों के सम्मान और उनकी जरूरतों को नहीं समझता है। देखिए, रूस से भारत जो तेल आयात करता है वो भारत की जरूरतों के हिसाब से करता है। यह नहीं कि रूस को मदद पहुंचाने के लिए करना है। भारत की जरूरतें हैं, 1.4 बिलियन से अधिक का पॉपुलेशन है और ये बहुत ही कह सकते हैं कि वाइब्रेंट पॉपुलेशन है, जो हर समय देखते हैं कि आदमी जो है वो काम पे लगा हुआ है और हर समय यहाँ अफरा तफरी रहती है काम पे जाने की, बिजनेस को आगे बढ़ाने की। ऐसे में आपको फॉसिल फ्यूल की जरूरत है और उस जरूरत को अगर रूस इधर के दिनों में हमको मुहैया कर रहा है, बिना किसी शर्त के मुहैया कर रहा है और अपेक्षा के कम दाम में मुहैया कर रहा है, तो ये हमारी जरूरत का हिस्सा है और जिसको कि ट्रंप जो है वो उसको खत्म नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बात होगी उसमें इस मसले पे चर्चा होगी। यह जो एक तरफा एक जो टैरिफ लगाने की जो बात है कि बिना, जबकि व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उसके बीच में उस समझौते से इतर एक तरफा टैरिफ उन्होंने जो लगाया है, यह जो है वो भारत को मंजूर नहीं है। और इस मसले पे बात हुई कैसे ये जो संबंध है भारत और रूस के बीच में जो ऊर्जा आयात का, खास करके तेल आयात का, इसको कैसे बरकरार रखा जाए ताकि किसी की बुरी नजर इस पे न चले, क्योंकि यह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक, बिल्कुल बहुत आवश्यक है। और ये बार बार बात कही जा चुकी है कि कोई भी देश, और भारत उसका अपवाद नहीं है, पहले अपनी ज़रूरतों के लिए, वो उसको पूरा करने के लिए, अपने देशवासियों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत बार बार इसको कह चुका है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम और भी ज़्यादा जानकारी के लिए समय समय पर आपके साथ अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी खबरें अभी बाकी हैं। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। हाँ, पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आज भारतीय नौसेना दिवस है। नौसेना के अदम्य साहस, अनुशासन, पराक्रम और शौर्य की अविस्मरणीय दृश्य जो हमारे नौसेना की वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की प्रतिबद्धता को बखूबी दर्शाते हैं। नौसेना के वीर जवानों को समर्पित यह खास दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारत की निर्णायक नौसैनिक जीत के सम्मान में मनाया जाता है। और नौसेना दिवस पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय नौसेना के बहादुर सैनिकों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा
कि भारतीय नौसेना हमारी समुद्री ताकत की निगरानी है, इसकी सतर्कता, प्रतिबद्धता भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है। हमारे विशाल समुद्र तट की रक्षा करते हुए ये हिंद महासागर और उससे आगे शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अपनी सेवा, साहस और पेशेवर अंदाज के उच्च मानदंडों को बनाए रखती है। मैं सभी नौसैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवारों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान को नमन करता हूं। आपकी वीरता और प्रतिबद्धता ऐसे ही राष्ट्र को प्रेरित करते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नौसेना के सभी कर्मियों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। वे हमारे तटों की सुरक्षा करते हैं और हमारे समुद्री हितों को बनाए रखते हैं। हाल के वर्षों में हमारी नौसेना ने आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। मैं इस साल की दिवाली को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ बिताई थी। भारतीय नौसेना को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी साझा किया है। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। तो भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस, वीरता, पराक्रम का शत शत अभिनंदन। और आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर हमारी धरती के सबसे खास जीवों में से एक चीते की रक्षा के लिए समर्पित सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स और संरक्षणवादियों को मेरी शुभकामनाएं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने शानदार जानवर की सुरक्षा और इसके उस इकोसिस्टम को ठीक करने के मकसद से प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था, जिसमें ये सच में फल फूल सके। ये खोई हुई इकोलॉजिकल विरासत को फिर से जिंदा करने और हमारी बायोडायवर्सिटी को मजबूत करने की भी एक कोशिश थी। और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर चीतों की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों को बचाने के लिए चीता मित्रों की सराहना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चीतों को बचाने में हमारी प्रगति केवल हमारे लोगों, खासकर हमारे समर्पित चीता मित्रों के लिए के मिलकर किए गए सपोर्ट से ही मुमकिन हो पाई है। जंगली जानवरों की रक्षा करना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना भारत की सभ्यता का अहम हिस्सा है और हम आज भी इन कोशिशों में उस भावना को
जिंदा देखते हैं। और पीएम मोदी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत को कई चीतों का घर होने पर गर्व है और उसमें से काफी संख्या में भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। उनमें से कई अब कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सैंक्चुरी में फल फूल रहे हैं। यह देखकर खुशी होती है कि चीता टूरिज्म भी पॉपुलर हो रहा है। वाइल्ड लाइफ में बहुत अधिक दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के लोगों को भारत आने और चीतों को उनकी पूरी खूबसूरती के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित हूं। पीएम ने चीतों की कुछ सुंदर तस्वीरें भी साझा की हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने साझा की। तो भारत के कूनो नेशनल पार्क में चीते फल फूल रहे हैं। किस तरह से लगातार चीतों की संख्या में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, आइए इसको समझते हैं। चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाने के लिए भारत की कोशिशें नए दौर में पहुंच गई हैं, जिसमें आबादी बढ़ाने, आवास बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में काफी प्रगति हुई है। तो भारत की कोशिशें नए दौर में हैं। चीतों की लगातार आबादी बढ़ी है इससे। और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए, जिनमें सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। तो कूनो नेशनल पार्क में कुल 20 चीते लाए गए, नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12। जब चीता को फिर से लाया गया तो कई लोगों को उनके जिंदा रहने पर शक था, लेकिन अब यह शक गलत साबित हुआ है। दिसंबर 2025 तक भारत में 32 चीते हैं, जो कि अच्छी खासी आबादी है। इन चीतों में से जो 32 चीते हैं, उनमें से 21 भारत में जन्मे हैं। तो ये और प्रोत्साहित करने वाली बात है। तो ऐसी प्रजातियों के फलने फूलने के लिए ये दुनिया भर में सबसे बेहतर माहौल है। तो इन चीतों में से 21 भारत में जन्मे हैं, जो 32 कुल मौजूद हैं। ये एक बड़ी बात है। भारत में चीतों के जन्म ने चीतों की आबादी में काफ़ी योगदान दिया है। हाल ही में एक बड़ी बात यह भी हुई है कि भारत में जन्मी मादा मुखी ने नवंबर 2025 में 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। तो थी बात चीता दिवस की। और अब बात करेंगे काशी तमिल संगमम 4.0 की। काशी तमिल संगमम 4.0 के प्रतिभागियों का दूसरा समूह विशेष ट्रेन से काशी पहुंच चुका है। स्टेशन पर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया। ढोल डमरू की ताल और स्वागत धुनों की गूंज ने समूचे माहौल को जीवंत बना दिया। स्वागत से अभिभूत KTS 4.0 के प्रतिभागियों की आंखों में खुशी और गर्व झलकने लगा। उनके लिए क्षण हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। I received very warm welcome. Everyone received like a VIP. We have felt they have received the garland and then they throw the applause, and each and every person they welcomed and said "Vanakkam, Vanakkam," and then we felt very proud to be an Indian, and then we are very thankful and we are feeling so proud. Thank you to our central government and then Mr. Modi ji. We are very proud, very pleasure like this. Happy to land in Kashi. Very excited feeling here. Very happy. Organization very good. Administration very good. भारत माता की जय। बहुत बढ़िया लग रहा है। वणक्कम। बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है। बहुत खुशी है। अभी हमको ये ऐसे लग रहा है हमें तीर्थ यात्रा में आगे पहुंच गए हैं। और काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत नमो घाट पर एक विशेष और प्रेरक पहल की शुरुआत की गई है, जहां गंगा तट पर नाविक परिवारों के बच्चों को तमिल भाषा सिखाई जा रही है। IIT मद्रास द्वारा संचालित विद्या शक्ति स्टॉल पर इन बच्चों के लिए रोजाना तमिल सीखने का सत्र आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने प्रतिदिन 5 तमिल शब्द सीखने का संकल्प लिया है, ताकि वे तमिलनाडु से आने वाले अतिथियों से सरलता और आत्मीयता से संवाद स्थापित कर सके।
तमिल भाषा का ज्ञान उन्हें सांस्कृतिक संवाद और पर्यटन के नए अवसर भी प्रदान करेगा। और वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत आए तमिलनाडु के प्रतिनिधिमंडल ने काशी से हनुमान घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऐतिहासिक सारनाथ सहित काशी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया। सारनाथ में तमिल छात्रों ने बौद्ध धर्म की अमूल्य विरासत को देखा। इसके बाद उन्होंने धर्म स्तूप का भी अवलोकन किया, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। और काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का पहला समूह वाराणसी में विभिन्न धार्मिक स्थल घूमने के बाद आज अयोध्या जा रहा है। प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए अयोध्या में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस समूह ने काशी में हनुमान घाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऐतिहासिक सारनाथ सहित काशी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया है। और इस यात्रा ने छात्रों को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच साझा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया है। प्रतिनिधिमंडल ने इस अनुभव को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाला बताया है। और विशेष रेल से काशी तमिल संगमम 4.0 में भाग लेने जा रहे 200 से अधिक शिक्षकों के लिए तमिलनाडु से काशी की ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रिश्तों का एक जीवंत अनुभव बन गया है। और इसके बाद आपको एक ब्रेकिंग खबर से रूबरू कराते हैं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है भारत की जीडीपी से जुड़ी हुई। फिच रेटिंग्स ने कंज्यूमर खर्च में बढ़ोतरी की बात कही है और जीएसटी सुधारों को बेहतर बताया है। फिच ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर 7.4 रहने का अनुमान जताया है। भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.4% किया है। फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि की रेटिंग बढ़ाई है। 6.9% से बढ़ाकर 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रेटिंग एजेंसी फिच ने किया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और भारत के आर्थिक परिदृश्य के लिए सकारात्मक संकेत आ रहे हैं। फिच ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। जीडीपी की जो ग्रोथ की अवधारणा है उसको 6.9 से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। आरबीआई को दिसंबर में पॉलिसी रेट में एक और कटौती करके इसे 5.25% करने की गुंजाइश मिलती है, जो कि 2025 में अब तक 100 बीपी की कटौती के बाद है। फिच ने कहा है कि जुलाई सितंबर में तिमाही में जीडीपी ग्रोथ और बढ़कर 8.2% हो गई, जो कि अप्रैल जून तिमाही में 7.8% थी। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। जीडीपी रिफॉर्म्स पर एक सकारात्मक असर आया है। अजय, किस तरह से इस खबर को देखना चाहिए? फिच ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी रेटिंग्स बढ़ाई हैं, कैसे आकलन करेंगे, क्या है इसके मायने? जो इतने बड़े रिफॉर्म्स किए गए निखिल, उनका जो असर है उसका आकलन एक्सटर्नल एजेंसीज ठीक से नहीं कर पाई और ये पिछले कई क्वार्टर से हम लोग लगातार देख रहे हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं जताई थी कि हम 7.8% का ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में कर पाएंगे और 8.2% सेकेंड क्वार्टर में तो किसी को नहीं थी, क्योंकि टैरिफ का इतना ज्यादा हुआ था पूरी दुनिया में कि ऐसा लग रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वही एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। आप देखिए तो अगर आप केवल एक बैरोमीटर लें स्टॉक मार्केट का, तो कई लाख करोड़ रुपए एफआईआईज ने बाहर निकाले, लेकिन आज जो बाजार खड़ा है अपने ऑल टाइम हाई पे, वो डोमेस्टिक स्टोरी है और यही अर्थव्यवस्था के लिए भी लागू होता है। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद बढ़े तो 8.2% का जो ये ग्रोथ रेट आया अनप्रेसिडेंटेड था। पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में देखा और उसका असर 0.5%, आप सोचिए आधे फीसदी का जीडीपी का अनुमान जो आज फिच रेटिंग्स ने बढ़ाया है, वो ये दिखाता है कि जो ग्लोबल एजेंसीज हैं वो भारत के जो अंडर करेंट का जो आकलन है वो उतने पुख्ता तरीके से नहीं कर पा रही हैं। भारत लगातार अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करने पर काम कर रहा है और तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी उन परेशानियों पर रिफॉर्म के जरिए काम कर रहा है, जिस पर अभी सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये रेटिंग दिखाती है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है जीएसटी रिफॉर्म्स का, वो और भी
बेहतर होता हुआ अगले क्वार्टर में दिखाई देगा, क्योंकि जीएसटी का पूरा फायदा आपको इन क्वार्टर नंबर्स पे दिखाई नहीं दिया है। तो अभी भी जो पूरा का पूरा आधा साल बचा हुआ है वो आपको कई सारे सरप्राइज देगा। जी, तो आपका ये कहना है कि आगे हम और सकारात्मक आंकड़ों की उम्मीद करें, एक बात। दूसरी बात, जीएसटी रिफॉर्म्स का जो असर है आपने देखा बहुत, जब इस वक्त आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत रूस तेल खरीद से लेकर के अमेरिकी टैरिफ की तमाम बात हो रही है, तो इस पे ये भी अगर इसको इस तरह से देखें कि तमाम जो दुनिया की जिस तरह से उसको देख रही थी उसको धता बताते हुए भारत की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो लगातार आगे बढ़ रही है, इसको ऐसे भी समझे? बिल्कुल सही बताओ, पूरी दुनिया में एक अजीब सी स्थिति है कि ग्रोथ सबकी डाउन हो रही है। आईएमएफ ने कहा है कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्लम्प आने की, एक तरह से धीमापन आने की उम्मीद है। हालांकि कोविड के बाद चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन एक जो परेशानी पूरी दुनिया में है वो हाई इन्फ्लेशन की है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम लो पे बना हुआ है, 0.25%, जो मतलब शून्य के करीब जो इन्फ्लेशन बना हुआ है। तो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। और भारत की जो स्टोरी है वो वही पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर, यानी सरकारी खर्चे पर ये दिखाई दे रहा है। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर ने कदम ताल कर लिया तो पूरी दुनिया इस बात को देखेगी कि कैसे भारत, जो अभी भी सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वो कैसे अगले 6 महीनों में अब कैसे रफ्तार पकड़ता है। तो पूरी दुनिया में जहां सुस्ती है, हम प्राइवेट कंजम्पशन और अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर भरोसा जता रहे हैं। और ये व्लादिमीर पुतिन ने अभी एक इंटरव्यू में भी कहा कि भारत ने जो करके दिखाया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और अपने जो सोशल पैरामीटर्स है उसमें पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। और वाकई इस बात को समझना जरूरी है कि जब अमेरिकी टैरिफ की बात लगातार हो रही है तो इस तरह का ग्रोथ नंबर्स लाना, इस तरह के इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करना, अपने फॉरेक्स को मजबूत करना, बहुत सारे लोग रुपए को लेकर के चिंता जता रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट बनी हुई है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं और जो भी चुनौतियां वैश्विक स्तर पर दिखाई देंगी उनका घरेलू समाधान इंडिया अपने स्तर पर अपने इंडियन सॉल्यूशंस देता हुआ नजर आएगा। जी, निश्चित तौर पर इंडियन सॉल्यूशंस देता हुआ नजर आएगा। और भारत की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अब जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भी एक सकारात्मक अनुमान जताया है। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग्स की। स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन की बदौलत ताजा जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने पहले दोनों वनडे में शतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। 37 साल के विराट कोहली के अब 351 रैंकिंग अंक हैं, वो शीर्ष पर बरकरार। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान से पीछे हैं। कोहली ने भारत के एक दिवसीय कप्तान शुभमन गिल को पीछे छोड़ा, जो गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की मौजूदा श्रृंखला से बाहर होने के कारण 5वें स्थान पर खिसक गए। भारत के सीमित ओवरों के मुकाबले के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी चोट से उबर रहे श्रेयस अय्यर 9वें स्थान पर बने हुए हैं। इस तरह वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। शीर्ष 10 में से 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में 4 विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजों की सूची में 1 स्थान के फायदे से 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 9वें स्थान पर बने हुए हैं, जबकि गिल 1 स्थान के नुकसान पर 12वें पायदान पर पहुंच गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी 12वें से 14वें स्थान पर खिसक गए हैं। टेस्ट गेंदबाजों की सूची में भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 879 अंक के साथ शीर्ष पर बरकरार है। T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। तो भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं और वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी करेंगे। गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। इस कारण वो गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच और मौजूदा एक दिवसीय सीरीज में नहीं खेल पाए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला 9 दिसंबर से कटक में शुरू होगी। सूर्य कुमार यादव भारत के नियमित T20 कप्तान हैं। भारत
टेस्ट श्रृंखला 0-2 से हार गया था, जबकि वनडे सीरीज 1-1 से बराबर रहा। और टी20 विश्व कप में भारतीय टीम नई जर्सी में नजर आएगी। टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की जर्सी का अनावरण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान किया गया। इस नई जर्सी का अनावरण टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टी20 टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने किया। टी20 विश्व कप का 10वां चरण भारत और श्रीलंका के 8 स्थलों पर 7 फरवरी से 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। भारत ग्रुप ए में है और उसके पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ उसको रखा गया है। भारत 7 फरवरी को मुंबई में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।